हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ प्रो गाइडर। फ्रेंड्स, हम लोग बिहार स्टेट के पेपर 2 जूलॉजी का पीवाईक्यू और मॉक सीरीज स्टार्ट किए हुए थे, जिसमें दो हो गया। एक हो गया आपका अ, ये मतलब 26 फरवरी 2020 वाला भी मैंने करवा दिया था और 28 सितंबर 2020 करवा दिया था। आज हम लोग करवा रहे हैं 13 सितंबर 2023। तो फ्रेंड्स, 13 सितंबर 2023 को बिहार स्टेट में जो प्रश्न पूछा गया है, आज हम लोग उसका डिटेल में एक बार देख लेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें फ्रेंड्स हिंदी में दिया हुआ है, ठीक है, बट कोशिश करेंगे आप लोग वो जहाँ तक हो लेकर चलने का। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, ए सिलोमेट की विशेषता को पहचाने। तो ए सिलोमेट की विशेषता को पहचाना, उसमें क्या होगा फ्रेंड्स? आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर। ए सिलोमेट किसको बोलते हैं फ्रेंड्स? जो आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर होता है। मतलब सिलोम क्या बोलते हैं? जो शरीर के अंग को बीच में खाली जगह जो होता है उसको सिलोम बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। एक मिनट, सही है, बस खाली जो जगह रहता है उसको एसिलोमेट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एसिलोमेट में शरीर गुहा या सिलोम नहीं होता है। यह द्रव्य से भरी गुहा पाचन तंत्र और शरीर की दीवार के बीच अनुपस्थित है, जो अन्य आंतरिक अंगों को भी घेरती है। अतः आंतरिक अंगों के आसपास गुहा के बिना ठोस शरीर एसिलोमेट की विशेषता है। समझ गए फ्रेंड्स? तो इसका क्या होगा? आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सैलमेंडर वर्ग का है। इसमें सैलमेंडर का कौन वर्ग है? तो फिशिज नहीं होगा, पक्षी नहीं होगा, सरीसृप नहीं होगा, उभयचर होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? उभयचर, एम्फीबियंस। सैलमेंडर्स एम्फीबियंस वर्ग का है। इसकी मुख्य विशेषता है वो देख लेते हैं हम लोग। ये जमीन और पानी दोनों पर रह सकते हैं। उभयचर क्या क्या होता है फ्रेंड्स? जब पानी और जमीन दोनों पे रह सकता है, ठीक है। और उसके बाद ये इक्टोथर्मिक जानवर है जो गर्म वातावरण में पाए जाते हैं। ये क्या है फ्रेंड्स? इक्टोथर्मिक है जो गर्म वातावरण में पाए जाते हैं, ठीक है। ये फेफड़े और त्वचा के माध्यम से सांस लेता है। ये क्या करता है फ्रेंड्स? फेफड़ा और स्किन के माध्यम से सांस लेता है। कौन फ्रेंड्स? ये उभयचर जो एम्फीबियंस है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। इसका नेक्स्ट, ये हृदय 3 कक्षीय होता है, मतलब 3 चैम्बर्ड हार्ट होता है इसमें। 3 चैम्बर हार्ट होता है। और फिश में कितना होता है फ्रेंड्स? फिश में 2 होता है। फिश में 2। ह्यूमन में कितना होता है फ्रेंड्स? ह्यूमन में 4 चैम्बर हार्ट होता है। लिंग अलग अलग होते हैं और निषेचन आमतौर पर बाहरी होता है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। क्या फ्रेंड्स? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। हालांकि सैलमेंडर में निषेचन आंतरिक होता है और सैलमेंडर में क्या होता है, लेकिन एक्सेप्शन है, सैलमेंडर में इंटरनल होता है। बट वो जो है एम्फीबियंस, इसमें क्या बोलते हैं, एम्फीबियंस में वो एक्सटर्नल होता है। प्रजनन जल में होता है। नर में मैथुन संबंधी अंग अनुपस्थित होते हैं, उदाहरण मेढक और सालमेंडर, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला कोशिकाओं किसके लिए उत्सर्जक संरचनाएं हैं? ज्वाला किसका किसके लिए है? प्लेटीहेल्मिन्थेस। प्लेटीहेल्मिन्थेस के लिए क्या है फ्रेंड्स? फ्लेम सेल जो है वो प्लेटीहेल्मिन्थेस का क्या है? एक्सक्रीटरी ऑर्गन है। ज्वाला कोशिका एक विशेष उत्सर्जी कोशिका है जो प्लेटीहेल्मिन्थेस सहित सबसे सरल मीठे पानी के अस के अकशेरुकीय जीव में पाई जाती है। ज्वाला कोशिका किडनी की तरह काम करती है, किडनी की तरह काम करती है, मतलब वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन हुआ। क्या किसका? प्लेटीहेल्मिन्थेस का। और अपशिष्ट पदार्थों को हटा देती है। ज्वाला कोशिकाओं के बंडलों को प्रोटोनेफ्रिडिया कहा जाता है। ज्वाला कोशिकाएं निस्पंदन एवं पुनर्शोषण के आधार पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, फाइलम पोडिफेरा को इसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो इसको किया गया है कंटक के आधार पर। किसके आधार पर किया गया फ्रेंड्स? कंटक। फाइलम पोडिफेरा स्पंज से बना संघ है। उनका शरीर सूक्ष्मतम छिद्रों से बना होता है। फाइलम पोडिफेरा का वर्गीकरण स्पाइकल्स पर आधारित होता है। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला क्या है? कैलकेरिया, उसका हेक्साकिटिनेलिडा और डेमोस्पेंजिया, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। स्पंज में नहर प्रणाली किसके कारण विकसित होती है? स्पंज में नहर प्रणाली
किसके कारण विकसित होती है? तो ये होती है भीतरी दीवारों को मोड़ना फ्रेंड्स। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। स्पंज में नहर प्रणाली शरीर की दीवार के मोड़ने के कारण विकसित होती है। स्पंज में 3 प्रकार की नहर प्रणालियाँ होती है, एस्कॉन, साइकॉन और ल्यूकॉन। ल्यूकॉन प्रकार की नहर प्रणाली सबसे उन्नत है और शरीर की दीवार के मोड़ने से विकसित होती है। एस्कॉन प्रकार की नहर प्रणाली सबसे प्राचीन है और न्यूनतम मोड़ दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सही जोड़ी का चयन करें फ्रेंड्स। सही जोड़ी का चयन करें। तो इसमें आर्थ्रोपोडा रजत मछली, तो ये सही है। फिशीज जेलीफिश, ये गलती है। फिशीज जेलीफिश, ये गलती है फ्रेंड्स। फिर एकाइनोडर्मेटा, ये कटल फिश, गलती है ये भी। मोलस्का, ये तारामीन, ये भी गलती है फ्रेंड्स। ठीक है, ये मोलस्का में हो जाएगा, यहाँ देख लीजिए। मोलस्का का कटल फिश हो जाएगा, एकाइनोडर्मेटा का स्टार फिश, फिशीज का जेली फिश और आर्थ्रोपोडा का रजत मछली, सिल्वर मछली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। किस समूह में पॉलिप नहीं होता है? किसमें पॉलिप होता है फ्रेंड? कल्केरिया में। कल्केरिया में पॉलिप नहीं होता है। एंथोजोआ, हाइड्रोजोआ और साइफोजोआ, ये तीनों सेलेंट्राटा वर्ग के हैं जिनमें पॉलिप और मेडुसा दोनों पाया जाता है। जबकि कल्केरिया वर्ग में पोरिफेरा संघ के स्पंज है जिसका शरीर कैल्केरियम सेल और स्पाइकल्स से ढका होता है, लेकिन कोई पॉलिप नहीं होता है। इसमें क्या होता है फ्रेंड्स? कोई पॉलिप नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन सा कोडाट्स की विशेषता नहीं है? कोडाटा की विशेषता इसमें से कौन नहीं है फ्रेंड्स? तो ये एक्सोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन क्या है? कोडाटा का नहीं है। एक्सोस्केलेटन कोडाटा संघ की विशेषता नहीं होती है क्योंकि कोडाटा संघ की विशेषता में नोटोकॉर्ड, एक पृष्ठ खोखलीय तंत्रिका रज्जु, ग्रसनी गिल, लिटमस और एक पोस्ट गुदा पुक्ष शामिल होता है। ठीक है फ्रेंड्स, कुछ समूहों में इनसे कुछ केवल भ्रूण के विकास के दौरान ही मौजूद होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हैगफिश और लैम्प्रे किसका उदाहरण है? हैगफिश और लैम्प्रे, ये मछली है फ्रेंड्स। ये किसका उदाहरण है? ये जबड़े रहित मछली है। ये क्या है? जबड़ा नहीं होता है इसमें। हैगफिश और लैम्प्रे जबड़ा रहित एगैंथस, जिसमें जबड़ा नहीं, क्या बोलते हैं फ्रेंड? एगैंथस। जो जबड़े वाले केसरी को गैंथोस्टोमस से निकटता से संबंधित है। इन्हें आदिम केसुरुकियों का उदाहरण माना जाता है। में दो मछलियाँ, ये दो मछलियाँ जबड़े रहित मछलियाँ की एकमात्र जीवित प्रतिनिधित्व है। जबड़े रहित कौन है फिर? हैगफिश और लैम्प्रे। इसको एगैंथस बोलते हैं। इसमें जबड़ा नहीं होता है, जॉलेस होता है। ठीक है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा सही संयोजन है? सही संयोजन बताना है। तो इसमें सही संयोजन होता है पोर्टोफेरस और दक्षिण अफ्रीका में ये पाया जाता है। पोर्टोफेरस दक्षिण अफ्रीका में, बाकी सब गलती है। ये देखिए, पोर्टोफेरस दक्षिण अफ्रीका, नियोसेराटोडस ये ऑस्ट्रेलियाई लंगफिश, लेपिडोसिस ये दक्षिण अमेरिका लंगफिश होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स की एक विशिष्ट विशेषता है जो इस दौरान मौजूद होती है। ये भ्रूण विकास के दौरान क्या होता है? पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स में होती है। फिर उसके बाद वो क्या होता है फ्रेंड्स? वो डिसअपियर हो जाता है। सभी रज्जुओं में एक पोस्ट एनल टेल कॉर्डेट्स की एक विशिष्ट विशेषता है। पोस्ट एनल टेल शरीर की एक विस्तार है जो गुद्दा द्वार से आगे तक चलता है। कुछ प्रजातियों में जैसे मनुष्य में यह विशेषता केवल भ्रूण विकास के दौरान ही मौजूद होती है। उसका क्या होता है फ्रेंड्स? खत्म हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य रज्जुओं की तुलना में केसुरुकियों की एक अनूठी विशेषता है? तो क्या है फ्रेंड्स? केसुरुकी स्तंभ। केसुरुकी स्तंभ एक देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। केसुरुकी को उनके केसुरुक स्तंभ द्वारा कॉर्डेट्स से अलग किया जाता है, जो तब बनता है जब उनका नोटोकॉर्ड डिस्क केसुरुकी के स्तंभ में विकसित होता है। केसुरुक एकमात्र रज्जु है जिनके केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के हिस्से के रूप में मस्तिष्क होता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गलत मिलान है? तो इसमें गलत मिलान क्या है? चिमेरा, जो बोनी मछली और सरीसृप के बीच जोड़ने वाली कड़ी है, ये क्या है फ्रेंड्स? ये गलत है। ये पोर्टोफेरस मछली और उभयचर के बीच में, ये सही है। स्फेनोडोन सरीसृप और उभयचर, ये सही है। और क्योप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षी है, ये भी फ्रेंड्स सही है। देखिए, ये जो है चिमेरा, जिसको काइमेरा भी बोलते हैं, ये कार्टिलेजिनियस और बोनी मछलियों के बीच की कड़ी है। क्या है? कार्टिलेजिनियस और बोनी मछली, यहाँ पे कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेजिनियस
और बोनी मछली के बीच का। प्रोटोपरस मछली और भैजलों की जोड़ने वाली है। स्फेनोडोन सरीसृप और पक्षियों को जोड़ने वाला एक्टोरियोपरिस। और क्योटेरिप्स क्या है, सरीसृप और पक्षियों के बीच में फ्रेंड्स। निम्नलिखित क्वेश्चन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 14 नंबर। जबरे सबसे पहले कशेरुकी जंतु किस समूह में विकसित हुए थे? तो ये मछलियां में ही हुआ था जबरा। जबरा सबसे पहले कशेरुकी जंतुओं के वर्ग प्लाकोडर्मी में मछलियों में विकसित हुआ था, जो सिल्यूरियन काल से लेकर डेवोनियन काल तक रही। ऐसा माना जाता है कि प्लेगोडर्म्स के जबड़े की हड्डियां उनके गिल मेहराब के पहले सेट से विकसित हुई थी फ्रेंड्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 15 नंबर। किसी जीव या समुदाय में प्राकृतिक निवास स्थान को कहा जाता है? तो वो निवास स्थान कहा जाता है फ्रेंड्स। वह परिवेश जहाँ पौधे और जानवरों का एक समूह रहता है उनका आवास कहलाता है। यह वह स्थान है जहाँ एक जीव या समुदाय रहता है जिसमें पर्यावरण के सभी जीव, सजीव और निर्जीव कारक या परिस्थिति शामिल होती है। उदाहरण के लिए मेढक का निवास स्थान पानी है, जबकि ऊंट का निवास स्थान रेगिस्तान है। अर्थात निवास स्थान इसका सही उत्तर है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जनसंख्या की विशेषता नहीं है फ्रेंड्स? तो ये कौन सा है? स्तरीकरण। स्तरीय क्या है फ्रेंड्स? ये जनसंख्या की विशेषता नहीं है। बाकी जन्म दर है, मृत्यु दर है, लिंगानुपात है। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर और लिंगानुपात ये तीनों जनसंख्या पॉपुलेशन की विशेषता है, जबकि स्तरीकरण स्ट्राटिफिकेशन जनसंख्या की विशेषता नहीं है। स्तरीकरण में जीव पूरे समुदाय में समान रूप से वितरित नहीं होते हैं, जो कि जैविक समुदाय की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र के सबसे ऊपरी परत में कौन शामिल है? तो ये नेकेटन और प्लैंकटन। ठीक है फ्रेंड्स, जलीय परिस्थिति तंत्र के ऊपरी भाग में प्लैंकटन होता है। प्लैंकटन के विपरीत नेक्टोन भी जलीय जीव है जो स्वतंत्र रूप से तैरने में सक्षम होता है, क्योंकि नेक्टोन शब्द का अर्थ ही तैरना होता है। ये सक्रिय तैराक होते हैं जिन पर जल धाराओं का कोई प्रभाव नहीं पड़ता फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लैंकटन। प्लैंकटन और नेक्टोन दोनों एक जलीय पारिस्थितिक तंत्र की सबसे ऊपरी परत में शामिल होता है फ्रेंड्स। कौन होता है? प्लैंकटन और नेक्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। किसी संपूर्ण समुदाय का उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये सिंकोलॉजी कहलाता है फ्रेंड्स। क्या किसके बोलते हैं सिंकोलॉजी? किसी संपूर्ण समुदाय का उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन कहलाता है सिंकोलॉजी। सिंकोलॉजी संपूर्ण पौधे या पशु समुदाय को उसके पर्यावरण के संबंध में अध्ययन को सिंकोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स। क्या कहा जाता है? सिंकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिक उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को कहा जाता है सेरे। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? सेरे। पारिस्थितिक उत्तराधिकार में मध्यवर्ती विकास चरण को कहा जाता है सेरे। पारिस्थितिक उत्तराधिकारी में मध्यवर्ती विकास चरण को सेरे कहा जाता है। अक्सर चरमोत्कर्ष की स्थिति तब तक पहुंचने से पहले एक से अधिक सेरे चरण विकसित होते हैं। अर्थात एक सेरल समुदाय चरमोत्कर्ष समुदाय की ओर आगे बढ़ने वाले पारिस्थितिक उत्तराधिकारी का एक मध्यवर्ती चरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है फ्रेंड्स, ये पौधे के लिए नाइट्रोजन का उपलब्ध रूप है NO3-। ये क्या फ्रेंड्स? NO3-। पौधे के लिए नाइट्रोजन की उपलब्ध रूप, ये देखिए, नाइट्रोजन सभी पौधे की जीवित रहने के लिए महत्वपूर्ण है और यह कई रूप में पाई जाती है। नाइट्रेट NO3- नाइट्रोजन का वो रूप है जिसका उपयोग पौधे में विकास और वृद्धि के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा हार्मोन गुर्दे की दुरुस्त घुमावदार नलिकाओं और एकत्र नलिकाओं में पानी को पुनर्शोषण को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो यह है एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH। ठीक है, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन पानी के पुनरावशोषण या स्राव को नियंत्रित करता है फ्रेंड्स। दुरुस्त घुमावदार नलिका और संग्रहालय वाहिनियों में पानी आमतौर पर एंटी डायरेटिक हार्मोन ADH के प्रभाव में पुनः अवशोषित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हृदय चक्र का संकुचन चरण कहलाता है? तो वो सिस्टोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सिस्टोल। हृदय चरण का संकुचन चरण कहलाता है सिस्टोल। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। हृदय चक्र का उन सभी घटनाओं को संदर्भित करता है जो एक दिल की धड़कन की शुरुआत से दूसरे की शुरुआत तक होती है, और इसे दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। विश्राम की अवधि, जिसे डायस्टोल के रूप में जाना जाता है, विश्राम की अवधि बोलते हैं डायस्टोल, और हृदय की चक्र संकुचन की अवधि को सिस्टोल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम पेट में पेप्सिनोजेन की उपस्थिति उसके सक्रिय रूप में पेप्सिन में परिवर्तित करता है? कौन सा एंजाइम पेट में पेप्सिनोजेन के उसके सक्रिय रूप पेप्सिन में परिवर्तित करता है? तो ये HCl करता है। ये पेप्सिनोजेन इनएक्टिव फेज में रहता है, फिर HCl इसको क्या करता है फ्रेंड्स, इसको करता है एक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका एक्सपेंशन देख लेते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl पेप्सिनोजेन को पेप्सिन में परिवर्तित कन्वर्ट करता है, जो प्रोटीन को पेप्टाइड्स में तोड़ देता है, और ये HCl पेट में pH 2.0 को बनाए रखता है, अर्थात HCl एंजाइम पेट में पेप्सिनोजेन में उसके सक्रिय रूप पेप्सिन को परिवर्तित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसव के दौरान गर्भाशय में संकुचन और स्तनपान के दौरान दूध के निष्कासन को उत्तेजित करने के लिए जिम्मेदार हार्मोन कौन है? ये ऑक्सीटोसिन है। क्या है फ्रेंड्स? ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक प्राकृतिक हार्मोन है जो बच्चे के जन्म के बाद स्तनपान को उत्तेजित करता है। यह मानव व्यवहार और वह पुरुष महिला प्रजनन प्रणाली के पहलुओं को भी प्रभावित करता है। ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स को कभी कभी लेट डाउन रिफ्लेक्स भी कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन क्या करता है फ्रेंड्स? ये पार्चुलेशन के समय और ब्रेस्ट फीडिंग के समय ये हेल्प करता है हार्मोन फॉर्मेशन करने के लिए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क से कौन सा भाग सांस लेने, हृदय गति और रक्तचाप और जैसे बुनियादी शारीरिक कार्यों को विनियमित करने के लिए जिम्मेदार है? तो ये इसमें फ्रेंड्स हो गया मेडुला ऑब्लांगेटा। क्या हो जाएगा? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा से मस्तिष्क के निचले भाग में स्थित वह जगह है जहाँ मस्तिष्क रीढ़ की हड्डी से मिलता है। जीवित रहने के लिए मेडुला आवश्यक है। मेडुला का कार्य हृदय की लय, श्वास, रक्त प्रवाह और ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर सहित कई शारीरिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्शन पोटेंशियल की किस चरण के दौरान कोशिका में सोडियम का प्रवाह विध्रुवण का कारण बनता है? विध्रुवण चरण। एक्शन पोटेंशियल के प्रारंभिक चरण के दौरान वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल खुलते हैं और सोडियम आयनों का कोशिका में प्रवेश के लिए अनुमति देते हैं। इसके झिल्ली क्षमता सकारात्मक मान तक बढ़ जाती है, जिससे फलस्वरूप विध्रुवण होता है। इसके बाद वोल्टेज गैजेट पोटेशियम चैनल खुलते हैं और पोटेशियम आयन कोशिका से बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनधारियों का तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन्स के माध्यम से संकेत भेजने के लिए विद्युत और रासायनिक दोनों साधनों का उपयोग करता है। न्यूरॉन का कौन सा भाग आवेग प्राप्त करता है? तो ये करता है डेंड्राइट करता है फ्रेंड। ठीक है। न्यूरॉन डेंड्राइट सबसे पहले विद्युत आवेग प्राप्त करते हैं। कोशिका शरीर, जिसको सोम भी कहा जाता है, न्यूरॉन एक गोलाकार भाग जिसमें नाभिक होता है, कोशिका शरीर डेंड्राइटिस से जुड़ता है और जो न्यूरॉन के एक जानकारी भेजता है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्षतंतु की प्रत्येक शाखा किसमें समाप्त होती है? तो ये सिनेप्टिक नोब। किसमें फ्रेंड्स? सिनेप्टिक नोब में। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अक्षतंतु की प्रत्येक शाखा सिनेप्टिक नोब में समाप्त होती है। सिनेप्टिक नोब पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंत में एक टर्मिनल शाखा है फ्रेंड्स। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन सूजन में समाप्त होता है और इसे सिनेप्टिक नोब कहा जाता है। न्यूरोट्रांसमीटर के रसायन होते हैं जो शरीर, न्यूरॉन्स और अन्य कोशिकाओं के बीच एक संदेश प्रसारित करने के लिए बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवेग एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक कैसे संचारित होते हैं? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन कैसे होते हैं आवेग? सिनेप्स के माध्यम से। एक न्यूरॉन दूसरे तक किससे होते हैं? सिनेप्स के माध्यम से फ्रेंड्स। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अब एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक सिनेप्स के माध्यम से संचारित होते हैं। ये सिनेप्स रासायनिक हो सकते हैं जो रासायनिक दूतों या विद्युत के माध्यम से संचार करते हैं, जहाँ कोशिकाओं के बीच आयन प्रभावित होते हैं। इसलिए तंत्रिका आवेग का संचार सिनेप्स के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीएनएस में माइलिन शीथ का निर्माण करने वाली सहायक कोशिकाएं कौन है? पीएनएस, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में श्वान कोशिकाएं। क्या है फ्रेंड्स? श्वान कोशिकाएं पीएनएस की माइलिनेटिंग कोशिका के रूप में काम करती है और परिधीय न्यूरॉन्स की कोशिकाओं को समर्थन करती है। एक श्वान कोशिका अपने प्लाज्मा झिल्ली और आंतरिक अक्षतंतु के चारों ओर संकेतित रूप से लपेटकर एक माइलिन आवरण बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, सीएनएस में
प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर कौन है? तो ये गामा एल्ब्यूमिक एसिड है फ्रेंड्स। ये क्या है? गामा अमीनोब्यूट्रिक एसिड। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में सबसे प्रचुर मात्रा में निरोधात्मक न्यूरोट्रांसमीटर गामा एमिनोब्यूट्रिक एसिड गाबा एक जीवीए सिनेरिसेप्टर के माध्यम से अपना मुख्य प्रभाव डालता है, जो सब सिनेप्टिक झिल्ली के क्लोराइड चैनल को गेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन्स द्वारा जारी न्यूरोट्रांसमीटर निम्नलिखित रिसेप्टर से जुड़ते हैं। किससे जुड़ते हैं? तो ये पोस्ट सिनेप्टिक झिल्ली से फ्रेंड्स बोलते हैं। दो तंत्रिका कोशिकाएं न्यूरॉन के बीच विद्युत आवेगों के संरक्षण के स्थान को सिनेप्टिक कनेक्शन कहता है। तंत्रिका फाइबर का टर्मिनल सोजा भाग प्री सिनेप्टिक फाइबर कहा जाता है। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन सिग्नल को सिंपल भेजने से दूर भेजता है, जबकि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन सिग्नल को सिनेप्स की ओर भेजता है। समझ गए फ्रेंड्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा यौगिक कल्याण की भावना उत्पन्न करता है और दर्द की अनुभूति को रोकता है? तो ये एंडोर्फिन फ्रेंड्स। एंडोर्फिन हार्मोन मस्तिष्क में पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। प्राकृतिक हार्मोन के रूप में वे दर्द को कम कर सकते हैं, तनाव कम करते हैं, दर्द से राहत और मूड में सुधार करने के लिए एंडोर्फिन का अहम योगदान होता है। व्यायाम करने, खाने, सेक्स करने, मालिश करवाने और कई अन्य तरीकों से एंडोर्फिन को बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें में कौन सा एक एमिनो एसिड है? तो ये सेरीन नहीं है, इनलिन नहीं है, ग्लाइसिन नहीं है, प्रोलिन है। फोन किया है अपने समय उसी समय। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। प्रोलिन एक गैर आवश्यक अमीनो एसिड है। प्रोलिन अणु में कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है फ्रेंड्स। इसका प्रयोग मुख्य रूप से एंटी एजिंग त्वचा देखभाल में किया जाता है। शरीर कोलेजन प्रोटीन बनाने के लिए प्रोलिन का उपयोग किया जाता है। क्या बनाने में किया जाता है फ्रेंड्स? कोलेजन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 35 नंबर। निम्नलिखित से कौन सा चैपरोन प्रोटीन का कार्य करता है? चैपरोन क्या होता है फ्रेंड्स? चैपरोन होता है आपको इसका हो जाएगा, यह उन प्रोटीन को बचाता है जो अनुचित तरीके से मुड़े होते हैं और इन्हें ठीक करने में दोबारा मुड़ने की अनुमति देता है। ये होगा चैपरिन प्रोटीन। 36 नंबर। इसका एक एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं 35 का। चैपरोन प्रोटीन का एक समूह है जिसमें कार्यात्मक समानता होती है और प्रोटीन को मोड़ने में सहायता मिलती है। ये प्रोटीन गैर प्रोटीन के साथ जुड़कर गैर विशिष्टीकरण एकत्रीकरण को रोकने की क्षमता होती है और चैपरोन साइटोप्लाज्मा के भीतर एकत्रीकरण को रोकने और अनुवाद आदि कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। निम्न में कौन सा प्रोटीन का कार्य नहीं करता है? प्रोटीन का कार्य कौन नहीं करता है? आनुवंशिक की जानकारी रखता है। कि आनुवंशिक जानकारी को रखता है डीएनए और आरएनए, जीन का वो काम है। भोजन पाचन में मदद करता है। ठीक है। हमलावर जो रोग जनकों से लड़ता है। रक्त में ऑक्सीजन के परिवहन को मदद करता है। प्रोटीन विभिन्न समूहों में व्यवस्थित अमीनो एसिड से बने होते हैं। ये मौलिक अमीनो एसिड अनुक्रम विशिष्ट है और इनकी व्यवस्था डीएनए द्वारा नियंत्रित होती है। प्रोटीन आनुवंशिकी जानकारी संग्रहित नहीं करते हैं। आनुवंशिकी जानकारी न्यूक्लिक एसिड यानी डीऑक्सोराइबो न्यूक्लिक एसिड डीएनए या राइबो आरएनए के रूप में संग्रहित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एपीमर्स का उदाहरण है? एपीमर्स का उदाहरण है मेनोज और ग्लूकोज। एपीमर्स क्या है फ्रेंड्स? मेनोज और ग्लूकोज। ग्लूकोज और मेनोज एपीमर्स का उदाहरण है क्योंकि इन दोनों का रासायनिक सूत्र C6H12O6 और आणविक संरचना क्रमशः समान है। यहाँ देखिए ग्लूकोज और मेनोज के मामले में C2 परमाणु का परविन्यास द्वारा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। किस प्रकार ये एम्पियर है? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी में शामिल है। तो ये डीएनए की को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस को अलग करने और लाइगेज के साथ जोड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। पुनः संयोजक डीएनए प्रौद्योगिकी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में डीएनए को रेस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस के माध्यम से कट करके अलग करते हैं और फिर डीएनए को लाइगेज के साथ जोड़ते हैं, अर्थात यह प्रक्रिया पुनः संयोजकता डीएनए प्रौद्योगिकी में शामिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा प्रोटीन
कोशिका अंतःक्रिया में कार्य नहीं करता है, तो ये साइटोक्रोम सी। कोशिका अंतःक्रिया में मुख्य रूप से डैकरीन, इंटीग्रीन, प्रोटीन और सीएएम एनकेम शामिल है, जबकि साइटोक्रोम सी इस प्रक्रिया में नहीं शामिल है। अर्थात साइटोक्रोम सी एक छोटा हीमोप्रोटीन है जो माइटोकॉन्ड्रिया के आंतरिक झिल्ली से निश्चित रूप से जुड़ा होता है और जो यह कोशिकीय श्वसन की महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो कौन सा सल्फर युक्त एमिनो एसिड है? तो ये सिस्टीन और मिथ्योनिन। सिस्टीन और क्या फ्रेंड्स? मिथ्योनिन। सल्फर युक्त एमिनो एसिड में रासायनिक घटक के रूप में ये सल्फर होता है। सल्फर युक्त एमिनो एसिड के उदाहरण सिस्टीन और मिथ्योनिन है। सल्फर आवर्त सारणी में ऑक्सीजन के समान समूह में संबंधित है, लेकिन बहुत कम विद्युत ऋणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है? तो ये पशु कोशिका में भित्ति नहीं पाई जाती है। ये क्वेश्चन स्टेट 2025 में भी आया था, 2025 पेपर 1 में। ठीक है फ्रेंड्स, पौधे में कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, प्लाज्मा झिल्ली दोनों होते हैं। कोशिका भित्ति पादप कोशिकाओं में मौजूद होती है, जबकि यह पशु कोशिकाओं में अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कोशिका में केंद्रक मौजूद नहीं होता है? तो ये प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, प्रोकैरियोट्स में। ठीक है फ्रेंड्स, प्रोकैरियोट कोशिका में प्रारंभिक कोशिका होती है, इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और इसमें केंद्र स्पष्ट रूप से नहीं पाया जाता है, अर्थात प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रक नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोज़ेक मॉडल के अनुसार प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है। ये फॉस्फोलिपिड बाह्य और आंतरिक प्रोटीन, बाहरी फॉस्फोलिपिड और आंतरिक प्रोटीन। फ्रेंड्स, इसे एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। सिंगर और निकोलसन ने द्रव मोज़ेक मॉडल प्रस्तावित किया, जिसमें प्रोटीन आपस में जुड़े हुए हैं और फॉस्फोलिपिड से बनी लिपिड बाइलेयर पर मोज़ेक की पूरी तरह तैरते रहते हैं। कुछ प्रोटीन, जिन्हें आंतरिक प्रोटीन कहा जाता है, वो झिल्ली को पूरी चौड़ाई में घूमते हैं और उन्हें अपनी आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, जबकि कुछ प्रोटीन, उन्हें बाहरी प्रोटीन कहा जाता है, जो केवल सतह पर मौजूद होते हैं और उन्हें झिल्ली से आसानी से अलग किया जा सकता है। अर्थात इसकी सही उत्तर फॉस्फोलिपिड बाह्य और आंतरिक प्रोटीन है। फॉस्फोलिपिड बाह्य और आंतरिक क्या फ्रेंड्स? प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा फ्रेंड्स 44 नंबर। निम्नलिखित किस कोशिकांग में राइबोसोम का उत्पादन और संयोजन होता है? ये न्यूक्लियोसोम में होता है। न्यूक्लियोसोम में क्या होता है फ्रेंड्स? उत्पादन और संयोजक की। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली जो राइबोसोम से जुड़ी होती है क्या कहलाती है? ये RER, रफ अंतर्द्रव्यी जलिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन को संश्लेषित करने वाला राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम झिल्ली से जुड़ा होता है। यह झिल्ली ER को कवर करती है, जिसमें ऐसे क्षेत्र बनते हैं जिन्हें रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम या खुदरा ER कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा सक्रिय कोशिका मृत्यु प्रक्रिया है? ये एपोप्टोसिस। क्या फ्रेंड्स? कोशिका मृत्यु प्रक्रिया। सेल कोशिका की आवश्यकता जब नहीं रह जाती है तो वो अंतः कोशिका मृत्यु कार्यक्रम को सक्रिय करके आत्महत्या कर लेते हैं, इसलिए इसे प्रक्रिया को सक्रिय कोशिका मृत्यु कहा जाता है। हालांकि आमतौर पर एप्टोसिस कहा जाता है। यह ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ गिरना, जैसे पेड़ पत्तियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 नंबर फ्रेंड्स, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम आनुवंशिक संरचना वाला है। तो ये क्या होता है फ्रेंड्स? 44 ऑटोजोम हो जाते हैं, जिसे मेल में और फीमेल में। ठीक है, ये 23 ठीक है, 22 प्लस 1 ठीक है फ्रेंड्स, 1 6 क्रोमोसोम, 22 उसका क्रोमोसोम है। ठीक है, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम की जेनेटिक संरचना एक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। यह व्यक्ति में से एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्रों की XXY उपस्थिति को दर्शाता है। इसमें क्या होता है? फीमेल कैरेक्टर हो जाता है। इस सिंड्रोम वाले व्यक्ति में एक्स क्रोमोसोम की संख्या के आधार पर एक या अधिक और बॉडी हो सकती है, अर्थात यह प्रक्रिया 44 ऑटोजोम प्लस XXY कहलाती है, क्लाइफेल्टर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग अनुक्रम को कहा जाता है? इंट्रॉन कहा जाता है।
गैर कोडिंग, ठीक है, किस जीन के भीतर मौजूद गैर कोडिंग नॉन कोडिंग डीएनए क्षेत्र है जिन्हें इंट्रॉन कहा जाता है, जिन्हें प्रोटीन बनने से पहले हटा दिए जाते हैं ताकि रेगुलेटरी इम्प्लीमेंट्स जैसे एंसहार इंट्रॉन्स में स्थित हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, जीव के वैकल्पिक रूप कहलाते हैं। जीव का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है फ्रेंड्स? ये कहलाता है एलील्स। जीव का वैकल्पिक रूप क्या कहलाता है? एलील्स। नेक्स्ट, जीव का वैकल्पिक रूप में एलील्स कहते हैं। ये तीन की ओर जो एक विशेष गुणसूत्र का एक विशिष्ट स्थान पर कब्जा कर लेते हैं और उस लक्षण को नियंत्रित करते हैं, अर्थात जीन के वैकल्पिक रूप में एलील कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, बहुविकल्पता एक उदाहरण है, किसका है? मानव रक्त समूह का, ड्रोसोफिला के आंख का और सिकलसेनीमिया का और आरसीबी का। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ये सभी। बहुविकल्पीयता मेंडल के सिद्धांत के अनुसार गुणों या लक्षणों को निर्धारित करने वाले जीन्स दो एलिलोफॉर्मिक रूप से पाए जाते हैं, लेकिन बाद यह साबित हुआ कि कई लक्षण दो से ज़्यादा एलीलों के द्वारा निर्धारित होते हैं, जैसे मानव रक्त समूह, ड्रोसोफिला की आई और रंग की सिकल सेल आरबीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आई बी जीनोटाइप वाला व्यक्ति रक्त समूह ए बी दर्शाएगा, इसका कारण क्या है? इसका कारण है सहप्रभुत्व। क्या कारण है फ्रेंड्स? सहप्रभुत्व। कोडिमिनेंस यह वह घटना है जो दो एलील के एक मौजूद रहने पर खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करते हैं और इसका कारण संतान माता पिता दोनों ही समान होते हैं। आमतौर पर यह एबीओ भेगित एबीओ ब्लड ग्रुप में देखा जाता है, क्योंकि ए और बी दोनों समूह प्रमुख है। ए बी का रक्त समूह की ओर से ले जाता है, इसलिए जिस व्यक्ति को माँ से एलील ए और पिता से बी एलील विरासत में मिला है उसका रक्त वह ए बी होगा फ्रेंड्स। क्या होगा? ए बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कभी कभी एक ही जीन एक से अधिक प्रभाव व्यक्त कर सकता है, क्या घटना क्या कहलाता है? पीलियोट्रोपी। क्या कहलाता है फ्रेंड्स? पीलियोट्रोपी। पीलियोट्रोपी एक आनुवंशिक स्थिति है जो एक कल जीन दो या दो से अधिक विशिष्ट फिनोटाइपिक विशेषताओं का लक्षण को प्रभावित करता है, अर्थात एक जीन कई लक्षणों को प्रभावित करता है। इस प्रक्रिया को पीलियोट्रोपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन सा पात्र मेंडल द्वारा नहीं चुना गया? मेंडल का द्वारा किसका नहीं चुना है? पॉट का स्थान, ये नहीं चुना गया था। इसका साथ है बीजों का आकार, बीजों का रंग, फूल का रंग, फूल की स्थिति, फूलों का आकार, फली का रंग, पौधे की ऊंचाई। ठीक है, ये विशेषता है मेंडल जो पौधा लिया था उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, यूकैरियोट्स में अनुवाद के दौरान दीक्षा के लिए जिम्मेदार अमीनो एसिड कौन है? मिथियोनिन। ये मिथियोनिन है। यूकैरियोटिक में ट्रांसलेशन अनुवाद के दौरान ट्रांसलेशन गलत है, के दौरान असंशोधित मिथियोनिन का प्रयोग किया जाता है। नतीजतन सभी पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं मिथियोनिन से शुरू होती है, कम से कम जब पहली बार बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए को खोलने में किस एंजाइम का उपयोग किया जाता है? तो ये हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है फ्रेंड्स? डीएनए को खोलता है। डीएनए के दोहरे हेलिक्स से खुलना एक हेलिकेज नामक एंजाइम कारण होता है जो पूरक आधार के जोड़े को एक साथ रखने वाला हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ता है, जिसे प्राकृतिक के अगले चरण की शुरुआत करने के लिए तैयार डीएनए को दो टेम्पलेट से स्ट्रैंड बनाते हैं। वो स्थान जहाँ एक एंजाइम डीएनए को अनजिप करता है प्राकृतिक कांटा कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए के एक स्ट्रैंड से आनुवंशिकी जानकारी को आरएनए में कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? ट्रांसक्रिप्शन। क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए की एक स्ट्रैंड को मौजूदा जानकारी को आरएनए की कॉपी में प्रक्रिया को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है, और जिसके कारण आरएनए का उपयोग प्रोटीन का उदाहरण करने के लिए किया जाता है। यह ट्रांसलेशन अनुवाद कहा जाता है और इसको ट्रांसलेशन ही बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, आरएनए पॉलीमरेज गतिविधि के लिए कौन सा सत्व है? डीएनए पर निर्भर डीएनए संश्लेषण, ठीक है। उसके बाद सीधा मरम्मत, डीएनए पर निर्भर आरएनए वस्त्रालय, आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के रूप में भी जाना जाता है, जिसे डीएनए से आरएनए का संश्लेषण शामिल होता है। डीएनए की प्रकृति की विधि है, डीएनए प्रकृति की विधि है, ये है अर्थ रूढ़िवादी और
द्विदेशनात्मक। डीएनए प्रत्येकवादी को अर्थ रूढ़िवादी और द्विदेशनात्मक माना जाता है क्योंकि प्रत्येक नए प्राकृतिक डीएनए अणु में मूल डीएनए अणु से एक स्ट्रैंड और एक नए संश्लेषित स्ट्रैंड होता है और प्राकृतिक उत्पत्ति से डीएनए प्रतिकृति द्विदेशात्मक है। निम्न में से कौन सा कथन वायरस पर लागू नहीं होता है? कौन सा कथन वायरस पर लागू नहीं होता है फ्रेंड्स? तो इस पे मेजबान की अनुपस्थिति में वायरस स्वतः रूप से दोहराता है, ये नहीं होता। इसके लिए मेजबान चाहिए, होस्ट चाहिए फ्रेंड्स। वायरस एक जीवाणु मेजबान की प्रकृति बनाता है। वायरस बाध्यकारी अतः कोशिकीय परजीवी वायरस को लक्ष्य कोशिकाओं में प्रवेश प्राप्त करना चाहिए और एक संतति वायरस का उत्पादन करना चाहिए, अर्थात मेजबान की अनुपस्थिति में वायरस स्वस्थ रूप से दोहराता है, वह एक गलत कथन है। इसके लिए वायरस पर लागू नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60 नंबर। आणविक जीव विज्ञान की केंद्रीय हठ धार्मिकता में कहा गया है ये डीएनए को आरएनए से में स्थानांतरित किया जाता है जिसे बाद में प्रोटीन में अनुवादित किया जाता है। एक्सप्लेनेशन दे रहे फ्रेंड्स। डीएनए हठधर्मिता सेंट्रल डॉगमा बताता है कि हमारे कोशिकाओं में सबसे अधिक बार होने वाले जानकारी का पैटर्न है। मौजूदा डीएनए से नए डीएनए बनाना, डीएनए प्रकृति, डीएनए से नया आरएनए बनाना, प्रतिलेखन, आरएनए से नया प्रोटीन बनाना अनुवाद कहलाता है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन। मॉर्फोजेनेसिस का संबंध किससे है? मॉर्फोजेनेसिस का संबंध है उत्तक अंग और संपूर्ण जीवों का आकार। उत्तक अंग और संपूर्ण जीवों का आकार। मॉर्फोजेनेसिस के एक स्तंभ उत्तक अंग और संपूर्ण जीवों का आकार तथा कोशिकाओं और अंगों के विभेदन की भ्रूणीय प्रकृति द्वारा एक जीव का आकार देना और संभावित जीव और पर्यावरणीय स्थिति का अनुवंशिकी ब्लूप्रिंट के अनुसार अंग प्रणालियों का विकास इत्यादि संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिका विभाजन की वह प्रक्रिया जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है क्या कहलाती है? समसूत्री। क्या कहलाती है? समसूत्री। अधिकांश समय जब लोग कोशिका विभाजन का लोग करते तो उनका मतलब माइटोसिस से होता है जो प्रारंभिक भ्रूण विकास के दौरान कोशिका संख्या को बढ़ाती है और नए कोशिका बनाने की प्रक्रिया है। माइटोसिस समसूत्री जीवन के लिए एक मौलिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। स्तनधारी भ्रूण के विकास के दौरान कौन सा संरचना ब्लास्टोसिस्ट की सबसे ऊपरी परत होती है? कौन होता है फ्रेंड्स? ये होता है ट्रोफोब्लास्ट होता है फ्रेंड्स, ट्रोफोब्लास्ट। आंसर देख लेते हैं। स्तनधारी भ्रूण के विकास के दौरान ट्रोफोब्लास्ट संरचना जो ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत बनाती है जो भ्रूण को पोषक तत्व प्रदान करती है और प्लेसेंटा के एक बड़े हिस्से में विकसित होती है। यह गर्भावस्था में पहले चरण के दौरान बनते हैं और निषेचित अंडे से अलग होने वाले पहली कोशिकाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। कोशिकाओं की एक समूह द्वारा पड़ोसी कोशिकाओं के विशिष्ट कोशिका भाग्य के परिणाम को कहा जाता है आगमनात्मक संकेतन। आगमनात्मक संकेतन प्रेरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके तहत एक कोशिका या कोशिकाओं का एक समूह जिससे दूसरे के विकासात्मक भाग्य को प्रभावित कर सकता है और विकास में भेदभाव और पैटर्न निर्धारित और नियंत्रित करने की एक सामान्य रणनीति है। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्रमादेशित कोशिका मृत्यु की प्रक्रिया को जो विकास के लिए विभिन्न उत्तकों को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कहलाती है एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस को क्रमादित कोशिका मृत्यु की एक विशिष्ट और महत्वपूर्ण तरीके के रूप में पहचाना और स्वीकार किया जाता है जिसमें कोशिकाओं का आनुवंशिकी रूप से निर्धारित अनुमूलन शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूजे के भ्रूण में कौन सी बाह्य भ्रूण झिल्ली गैस विनिमय और पोषक तत्व स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार है? तो ये अपरा कोशिका। चूजा चिक कोरियोएल्योटाइक झिल्ली जरायु झिल्ली के एक बहुत ही सरल आंतरिक भ्रूणीय झिल्ली है जो भ्रूण के विकास के दौरान कार्य करती है। यह श्वसन गैस के आदान प्रदान, अंडे के छिलके से कैल्शियम परिवहन, भ्रूण में एसिड बेस होम्योस्टेसिस और एलेंटॉइक द्रव में आयन और H2O का पुनर्वेशन स्थल है फ्रेंड्स। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भ्रूण के विकास के दौरान किस प्रक्रिया में 3 रोगाणु परत
इक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण होता है, ये होता है जठर ग्रंथि। ठीक है। गैस्ट्रुलेशन मानव विकास के तीसरे सप्ताह के दौरान होता है। गैस्ट्रुलेशन की प्रक्रिया 3 प्राथमिक रोगाणु परत एक्टोडर्म्स, एंडोडर्म्स और मेसोडर्म उत्पन्न होती है। गैस्ट्रुलेशन ऑर्गेनेजेसिस के लिए प्रणाली को तैयार करना है और यह विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण चरणों में से एक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों को बचाता है? तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली फ्रेंड्स क्या करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली ये करता है हमारे शरीर को रोग पैदा करने वाले रोगजनकों से बचाता है। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं इसका। वह प्रणाली जिसमें हमारे शरीर के हमलावर रोग जनकों से बचने में शामिल विशेषताएं कोशिका ऊतक और अंग इत्यादि शामिल होते हैं, जिसे हम प्रतिरक्षा प्रणाली कहते हैं। प्रतिरक्षा प्रणाली हर उस रोगाणु को रिकॉर्ड रखती है जिसे उसने कभी हराया हो, ताकि वो दोबारा शरीर में प्रवेश करने पर शिक्षक जीव को पहचान सके और तुरंत नष्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित से कौन सा प्रतिरक्षा जीवन काल के दौरान प्राप्त होती है? तो ये अर्जित प्रतिक्रिया क्या है फ्रेंड्स? एक्वायर। अर्जित प्रतिरक्षा, एक्वायर इम्यूनिटी वह प्रतिरक्षा है जो अपने जीवन काल में विकसित करते हैं। यह जन्म के समय मौजूद नहीं होता है, यद्यपि आप अपनी प्रतिरक्षा प्रणाली की सभी कोशिकाओं के एक साथ पैदा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबॉडीज किस कोशिकाओं द्वारा स्रावित होती है? एंटीबॉडी होता है बी सेल द्वारा फ्रेंड्स। किसके द्वारा होता है? बी सेल। विशेष रूप से बी सेल द्वारा संश्लेषित एंटीबॉडी अरबों रूपों में उत्पादित होते हैं। प्रत्येक में एक अलग एमिनो एसिड अनुक्रम और एक अलग एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माँ के दूध में तो कौन सा एंटीबॉडी पाया जाता है? तो वो IgA पाया जाता है फ्रेंड्स। माँ के दूध में IgA नामक एंटीबॉडी पाया जाता है। कोलोस्ट्रोडम केवल माँ के दूध में मौजूद इम्यूनोग्लोबिन का प्रकार IgA है। IgA एक एंटीबॉडी है जो श्लेष्म झिल्ली की प्रतिरक्षा कार्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी कोशिका परिपक्व होती है? ये थाइमस ग्रंथि में, थाइमस में होता है टी कोशिका फ्रेंड्स। एक्सप्रेशन देख लेते हैं। टी कोशिका के अग्रदूत अस्थि मज्जा में निकलते हैं और थाइमस में परिपक्व होते हैं। यह प्रक्रिया बी कोशिकाओं के समान है, जिसमें एंटीजन रिसेप्टर जीन खंडों की अनुक्रमिक पुनर्व्यवस्था शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा कोशिकाएं जन्मजात प्रतिरक्षा में शामिल होती है? तो ये होता है फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइट्स, मैक्रोफेज, प्राकृतिक हत्यारी कोशिका और उपरोक्त सभी इसमें से हो जाएगा फ्रेंड्स। जन्मजात प्रतिरक्षा प्रणाली में फैगोसाइटोसिस कोशिकाएं, फैगोसाइटिक कोशिकाएं ग्रेनुलोसाइट्स यानी न्यूट्रोफिल, एसिनोफिल, बेसोफिल और मस्तूल कोशिकाएं हैं। मोनोसाइट, मैक्रोफेज और डेंड्राइटिक कोशिकाएं तथा प्राकृतिक हत्यारी कोशिकाएं NK सेल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एलिसा का अर्थ क्या है फ्रेंड्स? ये टेस्ट है। एलिसा एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसॉर्बेंट परख है, इम्यूनोसॉर्बेंट एस से। ठीक है फ्रेंड्स। इसका एक्सप्रेशन देख लेते हैं। एलिसा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट ऐसे एंजाइम से जुड़े इम्यूनोसॉर्बेंट परख जैविक नमूना बायोलॉजिकल सैंपलों में प्रोटीन, पेप्टाइड, हार्मोन या रसायनों के स्तरों को मापने के लिए एक एंटीबॉडी आधारित तकनीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्डी-विनबर्ग नियम का सही सूत्र कौन सा है? तो ये है P² प्लस PQ प्लस Q² बराबर 1। यही है फ्रेंड्स। किस वैज्ञानिक ने अपने पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत में कहा था कि ओंटोजेनी फाइलोजेनी को पुनर्पूर्वजीकृत करता है? ये अर्नस्ट हैगल। कौन कहा था? अर्नस्ट हैगल। अर्नस्ट हैगल ने अपने सिद्धांत को ओंटोजेनी रेकेपिटुलेट्स फाइलोजेनी के रूप में तैयार किया। यह धारणा बाद में पुनर्पूंजीकरण सिद्धांत के रूप में जानी जाने लगी। ओंटोजेनी एक व्यक्तिगत जीव के वृद्धि, आकार परिवर्तन और विकास संरचना परिवर्तन के में है। फाइलोजेनी एक प्रजाति का विकासवादी इतिहास है। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरीसृप और पक्षियों के बीच के संयोजन क्या कहलाती है? तो ऑर्क्योप्टेरिक्स उसको बोलते हैं।
ऑर्क्योप्टेरिक्स सरीसृप और पक्षियों के बीच के संयोजी कड़ी के रूप में कार्य करता है। ऑर्क्योप्टेरिक्स में कुछ विशेषताएं हैं, जैसे चोंच, पंख, पैरों की संरचना एबीज पक्षियों के समान होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायनासोर का स्वर्ण युग है फ्रेंड्स, डायनासोर का मीजोजोइक। मीजोजोइक किसका है? डायनासोर का स्वर्ण युग। मीजोजोइक काल को डायनासोर का स्वर्ण युग कहते हैं। डायनासोर लगभग 245 से 66 मिलियन वर्ष पहले रहते थे। उस समय को मीजोजोइक युग के रूप में जाना जाता था। ये जानवर इतने बड़े हो गए हैं कि वह ग्रह पर हावी हो गए हैं। वैज्ञानिक मीजोजोइक युग की 3 अवधियों में विभाजित करते हैं, ट्राइसिक, जुरासिक और क्रिटेशियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवाश्म सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं फ्रेंड्स? कहाँ पाए जाते हैं जीवाश्म? जीवाश्म पाए जाते हैं तलछटी चट्टानों पर। जीवाश्म अधिकतर तलछटी चट्टानों सेडिमेंट्री रॉक्स में पाए जाते हैं। तलछटी चट्टानों में से एक अधिकांश जीवाश्म सेल, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओपेरिन के अनुसार निम्नलिखित कौन सा पृथ्वी के आदिम वातावरण में मौजूद नहीं था? तो ये ऑक्सीजन मौजूद नहीं था। ओपेरिन के अनुसार प्रारंभिक वातावरण में ऑक्सीजन गैस मौजूद नहीं थी, क्योंकि यह आदि पृथ्वी वातावरण अत्यधिक न्यून था, जबकि उस दौरान जलवाष्प, मीथेन और अमोनिया इत्यादि मौजूद थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो व्यक्ति उच्च रक्तचाप से पीड़ित है उसे इसमें किस कटौती करना चाहिए? तो ये सोडियम कम खाएं। ठीक है, यदि आपको उच्च रक्तचाप है तो स्टेथोस का कहना है कि वह सोडियम आहार के साथ सोडियम लेवल कम करना प्राथमिकता है। स्वास्थ्य के लिए कुछ सोडियम आवश्यक है, लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं। प्रतिक्रिया लगभग 1500 मिलीग्राम न्यूनतम दैनिक आवश्यकताएं हैं। ऊपर सीमा 2300 मिलीग्राम केवल 1 चम्मच नमक के बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका ऊष्मीयमान सबसे अधिक है? ऊष्मीयमान है इसका फ्रेंड्स वसा का, सबसे अधिक किसका है? वसा का। 3 मैक्रोन्यूट्रिएंट्स वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन में से एक वसा फैट्स का एक प्रति इकाई द्रव्यमान उच्चतम कैलोरी मान होता है। वसा 1 ग्राम वसा में लगभग 9 किलोग्राम प्रदान करती है। कार्बोहाइड्रेट 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लगभग 4 किलो कैलोरी प्रदान करता है। प्रोटीन 1 ग्राम को लगभग 4 कैलोरी प्रदान प्राप्त करता है। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि वसा बाकी की तुलना में प्रति ग्राम कैलोरी की संख्या दुगुना से अधिक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पता लगाया कि इनमें से कौन सा पोषक तत्व नहीं माना जाता है? तो ये रेसे को पोषक तत्व नहीं माना जाता है। रेसे पोषक तत्व नहीं माने जाते हैं क्योंकि अनुमानित औसत आवश्यकताओं या अनुशंसित आहार भत्ता नहीं है, जैसा कि अन्य कार्बोहाइड्रेट स्रोतों के लिए। हालांकि फाइबर रेसे में एक मोनोन्यूट्रिक से प्राप्त होता है, लेकिन पोषक तत्वों का अभाव उसे आवश्यक पोषक तत्व माने जाने के से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रेंड, विटामिन के की आवश्यकता है? प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण। क्या है फ्रेंड्स? प्रोथ्रोम्बिन का संश्लेषण। एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका। विटामिन के हमारे शरीर में रक्त का थक्का जमाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। एक प्लाज्मा प्रोटीन जो यकृत में संश्लेषित होता है वह प्रोथ्रोम्बिन है। प्रोथ्रोम्बिन को संश्लेषित करने के लिए विटामिन के आवश्यक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कौन सा रोग आयोडीन की कमी से होता है? तो ये होता है गंडमाला। क्या होता है फ्रेंड? गंडमाला। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग गंडमाला घेंघा है। थायराइड हार्मोन का उत्पादन करने वाला के लिए शरीर का आयोडीन आवश्यक होती है। आहार में पर्याप्त आयोडीन न होने की वजह से थायराइड बढ़ जाता है और हाइपोथायराइडिज्म की समस्या होने का खतरा बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेटनस, काली खांसी और डिथेरिया से सुरक्षा के लिए बच्चों को कौन सा संयुक्त टीका दिया जाता है? ये डीपीटी। कौन फ्रेंड्स? डीपीटी। डीपीटी एक संयोजित टीकों की श्रेणी को संदर्भित करता है जो मनुष्य की होने वाली संक्रमण रोगों से बचाव के लिए दिए जाते हैं। इनमें डिप्थेरिया, पर्टुसिस, काली खांसी और टेटनस शामिल है फ्रेंड्स। 87, सामान्य सर्दी किसके कारण होती है? तो ये राइनो वायरस के कारण। राइनो वायरस सामान्य सर्दी एक वायरल बीमारी है जो राइनो वायरस के कारण होती है। यह एक वायु जनित रोग है। इस बीमारी के सामान्य लक्षणों में बुखार, नाक बहना, छींक आदि शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जेनेटिक इंजीनियरिंग में डीएनए का हेरफेर किसकी खोज के कारण संभव हुआ? तो ये प्रतिबंधित इंडोन्यूक्लियोटाइड। इसका क्वेश्चन देख लेते हैं। आनुवंशिकी इंजीनियरिंग के डीएनए का हेरफेर प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस की खोज के कारण संभव हो सका है। ये जीवाणु कोशिकाओं से पृथक और
जैविक आणविक जीव विज्ञान के लिए उपकरण है। यह एंजाइम तय करता है कि डीएनए को कहाँ कटेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लाज्मिड क्या है? प्लाज्मिड सूक्ष्मजीवों में डीएनए के आंतरिक अनुवंशिकी भाग है फ्रेंड्स। ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। प्लाज्मिड किसी कोशिका में एक छोटा डीएनए अणु होता है जो सूक्ष्म जीवों में डीएनए की प्रारंभिक डीएनए के अतिरिक्त आनुवंशिक भाग होता है। यह अधिकतर बैक्टीरिया में छोटे गोलाकार दो रज्जुओं वाले डीएनए के अणुओं के रूप में मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिबंध एंजाइम क्या है? ये आणविक कैंची है। क्या फ्रेंड्स? आणविक कैंची। प्रतिबंध एंजाइम को आणविक कैंची भी कहा जाता है क्योंकि वे प्रतिबंध स्थलों के रूप में स्थल के रूप में विशिष्ट पहचान अनुक्रमों या उसके निकट डीएनए को तोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 91 नंबर। मानव जीन अनुक्रमों के लिए आमतौर पर किस वेक्टर का उपयोग किया जाता है? तो ये बीएससी वेक्टर। बीएससी मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले वाहन बीएससी और वाईएससी ईस्ट कृत्रिम गुणसूत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर में चरणों का सही क्रम क्या है? तो ये है विस्तारीकरण, एनलिंग और विस्तार। नेक्स्ट क्वेश्चन, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक एप्लीकेशन तकनीक है, यानी कि प्रतिलिपि बनाने के जिसका सही क्रम विकृतीकरण, एनलिंग और विस्तार ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंजाइम टेक पॉलीमरेज प्राप्त होता है, वो होता है थर्मस एकार्टिकस से। किसका होता है फ्रेंड्स? थर्मस एकार्टिकस। टैंक पॉलीमरेज एक थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज है जिसका नाम थर्मोलिफिलिक जीवाणु थर्मस एक्वाटिक्स के नाम पर रखा गया है, जिसे इसे मूल रूप से 1965 में थॉमस डी ब्रॉक द्वारा अलग किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधि वो वन्यजीव के विलुप्त होने का कारण बनती है जो प्राकृतिक आवास में परिवर्तन और विनाश होती है। नेक्स्ट इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्राकृतिक निवास परिवर्तन का विनाश मानव की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधियां है जो पारिस्थितिक तंत्र को काफी हद तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। इस कारण ये प्रक्रिया वन्य जीवन के विलुप्त होने के लिए अग्रणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में कौन सा इन सिटू संरक्षण के अंतर्गत शामिल नहीं किया गया है? तो ये वनस्पति विज्ञान नहीं किया जाता है। वनस्पति विज्ञान जैव विविधता के यथास्थायी संरक्षण की एक विधि नहीं है। वनस्पति उद्यान विभिन्न प्रकार के एक पौधे की खेती, संरक्षण और प्रदर्शन के लिए अलग रखा गया स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा एक लुप्त प्राय जानवर और एक राष्ट्रीय उद्यान का सही सुमेलित जोड़ा है? तो ये गेंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में होता है फ्रेंड्स। ठीक है। पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान यहाँ। बाघ जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गोंडा काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में कौन सा चिपको आंदोलन का एक महान उपलब्धि है? तो ये वनों की कटाई के सफलतापूर्वक विरोध। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। चिपको आंदोलन वनों की कटाई पर रोक से संबंधित है। आंदोलन की सबसे बड़ी सफलता 1980 में मिली फ्रेंड्स, जब बहुगुणा को भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा से अपील के लिए परिणाम स्वरूप अब उत्तराखंड, हिमाचल और उत्तराखंड के व्यवसायिक कटाई पर प्रतिबंध लगा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो प्रजाति है जो विलुप्त होने के कगार पर क्या कहलाती है? तो वो लुप्त प्राय प्रजाति कहलाती है फ्रेंड्स। लुप्त प्राय प्रजाति है जैसे जीवों की आबादी है जिनके विलुप्त होने की जोखिम है, क्योंकि वो या तो संख्या में काम करते हैं या बदलते पर्यावरण या परवक्षण मानकों द्वारा संकट में। पवित्र उपवन, पवित्र उपवन क्या है? बड़े जंगलों में हिस्से जो स्थानीय लोगों को अछूते रह गए हैं, यही इसका पवित्र उपवन का अर्थी है। एक्सप्रेशन देख लेते हैं इसका फ्रेंड्स। वे अक्षत वन के इलाके हैं जो स्थानीय निवासियों के अछूते रह गए और स्थानीय निवासियों द्वारा उनकी संस्कृति और धार्मिक मान्यताओं को कारण संरक्षित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारत की जैव विविधता की गिरावट के लिए जिम्मेदार है फ्रेंड्स? तो ये वन रोपण है। मानव कारण की गतिविधियां, शिकार और अवैध शिकार, जंगल की आग और वन रोपण ये होगा। वन रोपण भारतीय जैव विविधता के लिए एक हास का कारण नहीं है, अर्थात भारत की जैव विविधता में गिरावट में वन रोपण जिम्मेदार नहीं है, जबकि खनन गतिविधियों, शिकार, अवैध शिकार और जंगल की आग इत्यादि गिराने के लिए थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये कंप्लीट हो गया 2023 का।